डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 46। अब सब मीटिंग रूम में गोल मेज पर बैठे थे, क्योंकि अब इस प्रोजेक्ट में सब बराबर थे। और अब डेविल मीटिंग रूम में आया और अब सब उसको देखकर खामोश हो गए। तब फ्रांस के रूलर बारोश ने कहा, डेविल जरा इस फाइल को देखो। अब डेविल ने वो फाइल देखी और कहा, ये प्रोजेक्ट डायनामाइट का कॉन्ट्रैक्ट है। तब बारोश ने कहा, हाँ, और तुम्हें मैं याद दिला दूं, इस कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइन ये भी लिखी है, प्रोजेक्ट डायनामाइट को पूरा करने के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ी वो हम सब को चुकानी पड़ेगी। और तुम्हें पता है हम सब ने अपने हिस्से की कीमत चुका दी है, और नाइट्रो लाने का वादा तुम्हारा था, और अब तुम पीछे नहीं हट सकते डेविल, क्योंकि मैंने तुम्हारे भरोसे अपने कई सौ लोग स्पेस पर भेज रखे हैं और हजारों करोड़ का दाव लगाया हुआ है। अल्मास ने कहा, मैंने लीबिया का चौथा हिस्सा तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए दे दिया है। दूसरा बोला, मैंने स्पेस रॉकेट देकर कीमत चुकाई है, और इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नाइट्रो तुमने लाने का वादा किया था, और जबकि इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी सबसे अहम भूमिका है, और ये प्रोजेक्ट तुम्हारा ही ड्रीम है। अगर ये अधूरा रहा तो मेरे हजारों लोग मारे जाएंगे, क्योंकि अब डायनामाइट पूरी तैयारी पर है। अगर इन 2 महीने के अंदर तुमने नाइट्रो स्पेस पर नहीं भेजा था, बहुत तगड़ा ब्लास्ट होगा, जिसमें तुम्हारे वफादार साइंटिस्ट रॉबर्ट, रिचर्ड, स्टालिन भी शामिल है। अब डेविल ने कहा, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, मुझे सब याद है, और मैंने नाइट्रो का वादा किया है वो मैं लाऊंगा। मैं बहुत जल्द टोनी को हैंडल कर लूंगा। तब पीछे से आवाज आए, इसके लिए तुम्हें अटोनी से नहीं मुझसे बात करने की जरूरत है। अब डेविल अपने सामने अपने पुराने दुश्मन और कंपेटिटर मुस्कोजकिवी को देखकर चौंक गया। मुस्कोजकिवी एक पतला दुबला सा डेनियल का हम उम्र का आदमी था, जिसके काले बाल और काली आंखें और लंबा फेस था। उसकी हाइट डेविल के बराबर थी। वो पहले से ही यहाँ मौजूद था। और अब डेविल ने कहा, तुम यहाँ कर रहे हो? तब मुस्क ने कहा, तुम्हें नाइट्रो चाहिए डेविल, तो मैं यहाँ नाइट्रो के लिए ही आया हूँ। तब डेविल ने कहा, नाइट्रो से तुम्हारा क्या मतलब है? तब मुस्क ने कहा, अटोनी नाइट्रो का सौदा मुझसे कर चुका है और वो देश से फरार हो चुका है। और डेनियल सुनकर शॉक्ड हुआ, और अब उसने कहा, अगर तुम्हें नाइट्रो चाहिए तो मुझसे बात करनी होगी। तब डेविल ने कहा, क्या चाहते हो? अब मुस्क ने कहा, मेरी भी कीमत सेम है, तुम्हारी ब्यूटीफुल वाइफ। और अब डेविल ने शोले बरसाती आंखों से मुस्क को देखते हुए कहा, देखो मुस्क, मेरी वाइफ का इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, उसके बारे में सोचना भी मत, वरना तुम डेविल से अच्छी तरह वाकिफ हो, अब तक उस सदमे से नहीं निकले हो। गॉट इट? और अब मुस्क को भी गुस्सा आया और उसने कहा, लेना देना तो मेरी मासूम गर्लफ्रेंड टोरी का भी नहीं था उस प्रोजेक्ट से, फिर तुमने उसकी डिमांड क्यों की भूल गए तुम? लेकिन मुझे अभी तक याद है, 2 घंटे बाद मेरी उससे शादी थी, चर्च में वो दुल्हन बनी हुई थी, और हम दोनों कितने खुश थे अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर। लेकिन तुमने सब खत्म कर दिया। जानते हो तुमने क्या कहा था मुझसे? तुम्हें क्या फर्क पड़ जाएगा अगर वो मुझसे पहले तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट मना ले? और कितना मजबूर कर दिया था तुमने मुझे डेविल, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का तुमसे सौदा करना पड़ा। और अब तुम्हें क्या फर्क पड़ जाएगा अगर तुम्हारी बीवी मेरे साथ एक रात गुजार ले तो? और तुमने तो उसके साथ जानवरों की तरह सलूक किया था उस बेचारी के साथ, इसलिए उसने अगले दिन ही सुसाइड कर ली, और आज तक मैं उसकी यादों में तड़प रहा हूँ और झटपटा रहा था तुमसे बदला लेने के लिए, और अब जाकर तुम मेरे कब्जे में आए हो। वो डेविल के चारों तरफ घूम घूम कर बात कर रहा था, और डेविल मुट्ठी भींचे खड़ा था। और अब डेविल गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, क्योंकि नाइट्रो डेविल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, वो पुरानी बात है, तुमने भी तो मेरी फर्स्ट वाइफ केटी के घर जाकर उसका रेप करने की कोशिश की थी, उसका ही बदला लेने के लिए मैंने वो सब किया था। अब भूल जाओ तुम वो सब, और अब मुझसे नाइट्रो की बात करो, क्योंकि मुझे वो हर हाल में चाहिए। तब मुस्क ने कहा, तो मुझे भी हर हाल में तुम्हारी बीवी ही चाहिए। और डेविल गरजा, मुस्क, मेरी बीवी के बारे में सोचना भी मत, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तब मुस्क ने कहा, कल से तुम्हारी बीवी की तारीफ सुन सुनकर मैं पागल हो चुका हूँ, और तुम कहते हो मैं सोचूं भी ना? ऐसे कैसे हो सकता है? अब तो मेरी गर्लफ्रेंड की कमी तुम्हारी बीवी ही पूरी कर सकती है, और तुमने तो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जानवरों की तरह सलूक किया। मैं तो उस फूल जैसी लड़की को बहुत प्यार से मसलूंगा। और ये बात मुस्क ने होठ काटते हुए बहुत कामिनी तरीके से कही, और डेविल के अंदर का मॉन्स्टर जाग गया और वो शेर की तरह दहाड़ा, और जो भी वहां बैठे थे सब उछल पड़े, और उसने मुस्क का मुंह पकड़कर दीवार से लगा दिया।
लेकिन अब डेविल को अंदाजा अपनी सिचुएशन का हुआ और वो नॉर्मल होते हुए मुस्क से को गिरवान पकड़कर खींचते हुए कहा, और मुस्क अभी तक शॉक में था। और अब डेविल ने कहा, वो मुस्क की गर्लफ्रेंड नहीं है जिसको तुमने एक केमिकल यूरेनियम के बदले दे दिया, वो बीवी है डेविल की, जिसके लिए डेविल खुद को भी खत्म कर सकता है। और जरा सोचो मुस्क, जब मैं अपनी बीवी, सिर्फ बीवी जिसको मैं प्यार भी नहीं करता था, उसके लिए तुम्हें इतना रुला सकता हूँ, तो जरा सोचो, ये लड़की तो लाइफ है मेरी, इसके लिए मैं कितनी तबाही मचा सकता हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकते, समझ गए? और रही बात नाइट्रो की, वो तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। अब उसने मुस्क का कॉलर छोड़ा और सब शौक हुए खड़े थे। अब मुस्क को होश आया तो उसने कहा, मैं नाइट्रो डिस्ट्रॉय कर दूंगा पल भर में, क्योंकि मैंने उसको एक ऐसी जगह छुपाया है जहां मेरा एक बटन दबाते ही वो ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन डेविल नाइट्रो तुम्हें नहीं मिलेगा। ये कहकर मुस्क वहां से चला गया और फिर बरोश से डरते डरते कहा, डेविल अगर इसने ऐसा कर दिया तो क्या होगा डायनामाइट का? और अब डेविल ने दहाड़ते हुए कहा, भाड़ में गया डायनामाइट और ये प्रोजेक्ट तुम सबको अपनी अपनी कीमत मिल जाएगी, गॉट इट, लेकिन मैं अपनी बीवी की सौदा नहीं करूंगा। अब डेविल ने गुस्से में वो फाइल दीवार पर फेंक कर मारी और आगे बढ़ा ही था जब अलमास ने कहा, हमारी भरपाई तो तुम कर दोगे, लेकिन उन जानों की भरपाई कैसे करोगे जो डायनामाइट की वजह से जाएंगी? और अब डेविल गुस्से से दरवाजे में एक लात मारकर बाहर निकल गया और वो कांच का शीशा टूटकर बिखर गया और सब हैरान होकर देखते रह गए और सब वहां से चले गए। और अब जेना घर आकर अपने बाप से बोली, बबास, डेविल बहुत पोसासिव है अपनी बीवी के लिए, क्योंकि उसको किसी गैर मर्द का अपनी बीवी के बारे में सोचना भी पसंद नहीं, और अगर बब्बास डेविल की वाइफ उसके साथ बेवफाई कर दे तो वो यकीनन उसको अपनी हाथों से मार देगा और फिर मेरे और डेविल के बीच का कांटा खत्म। तब अलमास ने कहा, ओए जेना, डेविल में कोई कमी है क्या? तो उसकी वाइफ उससे बेवफाई क्यों करेगी? जो एक लड़की को चाहिए एक मर्द में वो सब है डेविल के पास है। तुम भी तो उसकी आशिक हो गई हो, तो उसकी बीवी उसकी कितनी आशिक होगी, जरा ये सोचो। तब जेना ने कहा, बेवफाई करवाई भी तो जा सकती है बब्बास। तब अलमास ने कहा, ओ पागल लड़की, मैं डेविल से पंगा लेकर किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता, समझ गई? इसलिए ये अपने घटिया नुस्खे अपने पास रखो। और वो ये कहकर बाहर चला गया और जेना अपना शातिर दिमाग चलाने लगी और उसने सोचा, मैंने डेविल की वाइफ को देखकर ये अंदाजा लगाया है, वो लड़की इस जुर्म की दुनिया से घबराती है, और अगर उसको ये एहसास दिलाया जाए कि ये डेविल उसके काबिल नहीं और उसके ही जैसा कोई मासूम सा इंसान, अच्छाई का फरिश्ता उसके सामने लाया जाए, तो क्या पता वो लड़की बहकावे में आ जाए। बस एक बार डेविल को उसकी किसी और के साथ इन्वॉल्व दिखा दूं तो फिर वो डेविल के निशाने पर होगी और मेरा रास्ता साफ। अब डेविल का दिमाग खराब हो रहा था, वो सड़कों पर बेमकसद गाड़ी दौड़ा रहा था, क्योंकि डायनामाइट उसकी कई साल की मेहनत थी और एक ऐसा विस्फोट था जो स्पेस में रखा जा रहा था, जिसके जरिए वो किसी भी मुल्क को अपने कब्जे में ले सकते थे और अपने रूम में बैठे बैठे एक बटन से ही किसी भी मुल्क को बर्बाद किया जा सकता था। और ये शासक इसलिए डेविल का साथ दे रहे थे क्योंकि फिर ये सब दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री बनकर उभरना चाहते थे। इनको फिर उस गद्दी से हटाने वाला कोई नहीं था, इसलिए अपना सब कुछ डेविल के साथ अड़ा बैठे थे। लेकिन अब डेविल को अपना ये ड्रीम प्रोजेक्ट, अपनी मेहनत सब पानी में जाती हुई दिख रही थी, क्योंकि डेविल मुस्क को अच्छी तरह जानता था। वो मरना मर जाएगा लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेगा और उसकी कोई फैमिली भी नहीं है जिस वजह से वो कमज़ोर हो। और मुश्क फ्रांस का सबसे अमीर आदमी था, उसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, इसलिए डेविल को उसे तोड़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब उसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। वो वापस होटल आया और जैसे ही रूम में गया तो सामने का नज़ारा देखकर डेविल की आंखों में खून उतर गया। सामने एक बहुत बड़ा गुलाबों का बुके रखा था जिस पर बड़े बड़े लफ्जों में हॉट बनकर मुस्क उचके भी लिखा था और फ्रेंच में एक लाइन लिखी थी, खूबसूरत फूल खूबसूरत लड़की के लिए। और डैनियल उस बुके को देख गुस्से से पागल हो गया और अब गुस्से से दहाड़ एन ऑरेंज जो झूले में आराम से बैठी थी इस अचानक आफत पर भागती हुई आई और अभी वो कुछ बोलती ही डेविल खुद को कंट्रोल करते हुए एक थप्पड़ डेविल ने उसके मुंह पर मारा और कंट्रोल करते हुए भी उसका थप्पड़ इतनी जोर का था एन मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ी और डेविल की अंगूठी उसके होठ के किनारे पर लगने से उसका होठ फट गया और एन की आंखों के सामने अंधेरा आ गया। डैनियल ने पहली बार उसकी थप्पड़ मारा था और अब वो फटी फटी आंखों से डैनियल को देख रही थी जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। और अब डेविल ने उसका बाजू पकड़कर उसको झटके से ऊपर उठाया और वो किसी गुड़िया की तरह उठ गई और एन अभी तक सदमे में थी कि आखिर हुआ क्या है और उसकी जुबान को तो जैसे ताला लग गया था। अब डेविल ने उसका बाजू भींचते हुए बुके की तरफ उंगली दिखाकर दहाड़ते हुए कहा, मेरी बिना परमिशन के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बुके लेने की? और अब एन डर से रोते हुए कांप रही थी क्योंकि डैनियल पहली बार उसको मारा था और अब कांपते हुए अटक अटक कहने लगी,
मैंने नना नहीं लिया। ये होटल की फीमेल सर्वेंट ला लाई थी। उसने कहा था आपके दोस्त ने आपके लिए भेजा है। मैंने बस इतना कहा। वहाँ रख दो, मैंने इसको अभी तक टच भी नहीं किया। और अब एन बुरी तरह रोने लगी और अब डैनियल का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया और उसको अब खुद पर गुस्सा आने लगा क्योंकि उसने बिना सोचे समझे एन पर पहली बार हाथ उठा दिया और अब उसने दिमाग पर जोर दिया। एन को तो फ्रेंच आती ही नहीं, तो उसे क्या पता फूल किसने भेजे है। और अब डेविल का गुस्सा उतरा तो उसकी नज़र एन के फटे होठ पर गई और एन की एक साइड लाल हो चुकी थी चांटा लगने की वजह से और एन अभी तक गाल पर हाथ रखकर बच्चों की तरह रो रही थी और डेविल को उस पर तरस आया जो उसको रोती हुई अपनी वही पुरानी 6 साल की एन लगी। और डेविल ने महसूस किया वो चाहे खुद को कितना बड़ा करने की कोशिश करती, लेकिन थी वो एक नाजुक सी बच्ची जो थी तो 21 साल की, लेकिन शक्ल और मासूमियत से वो अभी भी 16-17 साल की बच्ची लगती थी। और अब डैनियल ने उस कांपती रोती बच्ची को जल्दी से सीने में दबोचा और अब एन बुरी तरह रोने लगी और अब डैनियल जल्दी जल्दी उससे सॉरी बोल रहा था। सॉरी 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 माय प्रिंसेस माय बेबी, मुझे लगा उस आदमी से आपने खुद लिया है ये बुके। तब एन ने रोते रोते कहा कौन आदमी, और डैनियल कहा कोई नहीं। अब जल्दी से डैनियल ने एन को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटाया और सबसे पहले वो बुके उठाकर बाहर फेंका और अब कॉटन से उसका खून साफ करते हुए बहुत ज्यादा घबराते हुए कह रहा था ओ गॉड आई एम ए क्रूल मैन, मैंने अपनी नाजुक सी एन को इतनी बुरी तरह से थप्पड़ मारा है। आई हेट माई सेल्फ, आई एम सो सॉरी माई लव। अब डैनियल ने एक ड्रॉप उसके होठ पर लगाए और उसको ब्लैंकेट उड़ा कर लेटा दिया और फिर बाहर आया। उसने अब मुस्क को कॉल की और अब गुस्से से दहाड़ा और अब वो ब्रिटिश लैंग्वेज में उससे बात कर रहा था। यू बास्टर्ड, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई तू मेरी बीवी को बुके भेजे, लगता है तेरे मरने के दिन करीब आ गए हैं। अब मुस्क जोर से हंसा। डेविल, एक बुके भेजने पर इतना बुरा रिएक्शन लगता है? वो लड़की तुम्हारे दिल के ज्यादा ही करीब है। अब तो मुझे भी ख्वाहिश हो चुकी है उस लड़की को देखने की जो तुम जैसे शैतान को अपना दीवाना बना चुकी है। कुछ तो खास है उस लड़की में। और अब डेविल ने कहा मैं तुझसे एक बार नाइट्रो छीन लूं, फिर तुझे मैं मौत नहीं दूंगा, तुझे ऐसी जिंदगी दूंगा तू मौत की भीख मांगेगा, लेकिन तुझे डेविल मौत नहीं देगा। तू उस दिन पर पछताएगा जिस दिन तू दुनिया में आया। जस्ट वेट एंड वॉच। अब तू गया। और डेविल ने फोन काट दिया और अब मुस्क फोन हाथ में लेकर खड़ा सोच रहा था मैंने तो कोई बुके नहीं भेजा, लेकिन ये मेरा काम आसान कौन कर रहा है। लेकिन मजा आ गया डेविल को तिल मिलता देख कर। और अब बस उस लड़की से एक बार मुलाकात करनी जरूरी है। लेकिन तभी उसके फोन पर एक बीप हुई और कहा अगर डेविल की बीवी चाहिए तो इस एड्रेस पर मिलो। और अब डेविल होटल के नीचे गया और उस होटल के पूरे स्टाफ को नौकरी से बाहर निकाल दिया। और अब वो एन के पास आया जो आंख बंद करे लेटी थी और अभी तक सुबकियां ले रही थी और उसके गाल पर डेविल की फिंगरप्रिंट छप चुके थे। अब वो आहिस्ता से एन के पास आया और उसके गाल पर जहां चांटा मारा था वहां किसके और एन के पास आकर लेट गया और उसको अपने सीने पर लेटाकर उसके बालों में फिंगर चला रहा था। और अब उसने सोती हुई एन का फेस देखा जो उसके सीने में छुपी सो रही थी और अब डेविल उसको देखकर कहने लगा एन, तुम्हें छूने का, तुम्हें प्यार करने का हक सिर्फ मेरा है। एन, मैं उन लोगों के दिमाग निकाल कर खा जाऊंगा जो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। उन लोगों की आंखें नोच लूंगा जो तुम्हें बुरी नज़र से देख रही है। वो जुनूनी हो रहा था। मार दूंगा हर उस इंसान को जो मेरे एन को छूने की कोशिश करेगा। और अब उसने एन को सीने में भींच लिया और अब सुबह एन की आंखें खुली तो उसने देखा डैनियल सर के नीचे हाथ रखे उसको देखकर मुस्कुरा रहा था और आहिस्ता से उसकी नोच से अपनी नोच टच करते हुए कहा गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। अब चलो आज मैं अपनी एन को बाहर लेकर जाऊंगा। और फिर एन एकदम खुश हो गई और उठकर बैठ गई और अपनी बालकान के पीछे करते हुए जल्दी से कहा मैं आपके साथ 2 ही कंडीशन में जाऊंगी। अब डैनियल पूछा क्या? पहले तो हमारे साथ कोई नहीं जाएगा, आप और मैं अकेले जाएंगे, यहाँ तक कि आपका आईपैड भी नहीं। और दूसरी कंडीशन, मैं आपके साथ गाड़ी से नहीं जाऊंगी, मुझे आपके साथ बाइक से जाना है। और अब डैनियल ने कहा गाड़ी से क्या प्रॉब्लम है? और एन ने उल्टा उससे पूछा बाइक से क्या प्रॉब्लम है? तब डैनियल ने जिस गाल पर थप्पड़ मारा था रात से उस गाल को ना जाने कितनी बार चूम चुका था और अब फिर उस गाल पर किस करते हुए कहा ओह बट आई हैव अ कंडीशन टू, तुम अगर मेरे साथ बाइक पर जाओगी तो पीछे नहीं आगे बैठना होगा, क्योंकि मैंने कॉलेज टाइम से सोचा हुआ था मैं जिस लड़की से लव करूंगा वो लड़की मेरे आगे ही बैठेगी, बाइक के पीछे नहीं। और तुम तो मेरा ट्रू लव हो, तुम्हें तो आगे बैठना ही पड़ेगा। अब आगे बैठने के नाम से एन कुछ हिचकिचाते हुए कहा डेनी पब्लिक प्लेस में इस तरह जाना ठीक होगा। तब डैनियल हंसा कौन सी दुनिया से हो तुम एन? मेरी सभी गर्लफ्रेंड मेरे आगे ही बैठती थी, उन्होंने तो कभी ऐसे नहीं सोचा। डैनियल के मुंह से एकदम फिसल गया और अब एन का फेस देखकर उसको अंदाजा हुआ
उसने कुछ गलत कह दिया है, क्योंकि अब वो डैनियल को तेवर बिगाड़ कर देख रही थी। और अब डैनियल ने बेड से आहिस्ता से उठते हुए बात बदलने की कोशिश की। तब एन ने कहा, कितनी गर्लफ्रेंड थी आपकी? तब डैनियल ने कहा, अब कोई भी नहीं है, बस एक क्यूट इनोसेंट सी वाइफ है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और अब उसका गुस्सा मुझ पर निकलने वाला है, इसलिए अब मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। और डैनियल बेड से उतरकर भाग गया क्योंकि एन ने उसके मारने के लिए तकिया उठा लिया था और उसके पीछे से उसने फेंक कर मारा जो उसको लगा नहीं और एन चीखती रही गई। और कितनी देर बाद उसने उसको समझा बुझाया और अब एन डैनियल के साथ नीचे आए। डैनियल ने ब्लैक हडी जैकेट पहनी थी और मुंह पर ब्लैक मास्क और ब्लैक चश्मा और एन ब्लैक फिट हाई नेक टॉप और ब्लैक डेनियम की जैकेट और ब्लैक ही जीन्स और घुटनों तक के बूट और आंखों पर ब्लैक चश्मा और बालों का जुड़ा। साथ में वो दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे और डैनियल ने सभी को अपने साथ जाने से मना कर दिया। और अब एन बाहर आई। उसने देखा बाहर एक बहुत ही कीमती निम्न मार्क्स नाम की बाइक खड़ी थी जो बहुत लंबी थी। आगे से उसका फ्रंट फिश के जैसा था और उसके टायर बस के टायर जैसे थे और उसका डिज़ाइन ही ऐसा था कि उस पर सिर्फ एक ही इंसान बैठ सकता था। अब एन ने डैनियल से कहा, इसमें मैं कहाँ बैठूंगी, ये कितनी अजीब सी बाइक है, ऐसी बाइक तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। अब डैनियल मुस्कुराया और उस पर बैठ गया और एन को उठाकर सामने अपनी गोद में बैठा लिया। और अब डैनियल ने से कहा, हक करो मुझे क्योंकि अब ये बाइक चलेगी नहीं उड़ेगी, अब तुम इतनी हल्की हो, कहीं उड़ ना जाओ। और एन ने जल्दी से डैनियल को हक कर लिया और अब वो सीधा एन के ऊपर झुक गया और सब देखकर मुस्कुरा कर तालियां बजाने लगे। और पास खड़े एक बूढ़े कपल ने कहा, यंग मैन, तुमने हमें अपनी जवानी के दिन याद दिला दिए। और एन को बहुत शाय फील हो रहा था सबके सामने डैनियल से इस तरह चिपक कर बैठने से। अब वो सोच रही थी, इससे तो अच्छा था गाड़ी से चलती। और अब एन बुरी तरह घबरा गई। डैनियल वाकई बाइक चला नहीं रहा था, उड़ा रहा था और एन ने उसको कस के हक कर लिया। अब वो सोच रही थी अगर वो पीछे होती तो वाकई उड़ जाती। और अब एन को डर लग रहा था जब डैनियल ने एक हाथ बाइक से हटाकर एन की कमर में डालकर एन से प्यार से कहा, डर लग रहा है? और एन ने आहिस्ता से हाँ कहा। और अब डैनियल ने कहा, एन मेरी तरफ देखो। और एन ने डरते डरते डैनियल को देखा और अब डैनियल बिना मास्क और चश्मे उसके सामने था। और डैनियल आहिस्ता से कहा, मेरी आंखों में देखो। और एन देखती चली गई और एन को होश तब आया जब पब्लिक चारों तरफ खड़ी होकर उनके फोटो ले रही और कुछ लोग हंसते हुए जा रहे थे। और अब एन को पता चला डैनियल बाइक रोककर उसको कब से किस करने में बिजी था। और एन तब शर्म से पानी पानी हो गई जब एक आदमी ने हंस कर कहा, लगता है इनके लिए रातें कम पड़ रही है। और अब एन जल्दी से डैनियल से दूर हो गई और अब डैनियल फिर से मुंह पर मास्क कर लिया क्योंकि उसका फेस पब्लिक फिगर था, लोग उसको पहचानते थे लेकिन एन को कोई नहीं जानता था। अब वो दोनों नीचे उतरे और एन जल्दी से खुद को नॉर्मल किया। तब एक लड़की ने कहा, तुम दोनों साथ में बड़े हॉट लग रहे थे, अब से मैं भी अपने बीएफ के साथ इसी तरह जाऊंगी। और डैनियल उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया और अब एन अंदर आई जहां उसके ऊपर चारों तरफ मछलियां चल रही थी। वो समुंदर की दुनिया थी और एन उस सब को देखकर बहुत खुश हो रही थी और डैनियल उसको देखकर खुश था। अब वो दोनों एक कॉर्नर सीट पर बैठे थे। एन आइसक्रीम खा रही थी लेकिन डैनियल किसी मैगजीन में बिजी था जो उसके बारे में ही कोई आर्टिकल छपा था। एन ने उससे ना खाने की वजह पूछी तो उसने कहा वो अपनी डाइट चार्ट से अलग नहीं चलता। अब डैनियल ने मैगजीन से सर उठाकर देखा। एन बार बार एक आदमी को देखकर मुस्कुरा रही थी और डैनियल ने पलट कर देखा तो उसका खून खोल गया। एपिसोड 47। अब डैनियल ने पलट कर देखा तो एन वहाँ एक गंजा अंग्रेज आदमी बैठा था और अब डैनियल ने एन से कहा, तुम्हारे सामने तुम्हारा इतना हॉट एंड हैंडसम हस्बैंड बैठा है, तुम उसको देखने की जगह उस बॉल्ड मैन को देख रही हो। तब एन ने एकदम कहा, नहीं डेनी, मैं उसको नहीं देख रही, मैं तो उसकी गोद में को पप्पी बैठा है, उसको देख रही हो, वो कितना प्यारा है, मुझे वो चाहिए। तब फिर डैनियल ने दोबारा पलट कर देखा तो उस आदमी की गोद में एक छोटा सा पप्पी बैठा था। तब डैनियल ने, एन वो उसका पेट है, वो तुम्हें नहीं देगा। तब एन ने कहा, प्लीज डेनी, मुझे वही चाहिए। तब डैनियल ने कहा, एन मैं तुम्हें उससे अच्छा पेट ला कर दूंगा, तुम उसको मत देखो, वो नहीं देगा। तब एन मुंह बिसोरते हुए कहा, लेकिन मुझे वही चाहिए डेनी, प्लीज प्लीज प्लीज। अब डैनियल को एन की खातिर उस आदमी के पास जाना पड़ा और उससे उसकी लैंग्वेज फ्रेंच में बात शुरू की। डैनियल ने उस आदमी पास जाकर कहा, एक्सक्यूज मी, मुझे ये आपका पेट खरीदना है, क्या कीमत लोगे इसकी? तब उस आदमी ने डैनियल को देखते हुए एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, मेरा पेट बिकाऊ नहीं है। तब डैनियल ने आराम से कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे खरीदना है तो आपको बेचना पड़ेगा। और अब उस आदमी को गुस्सा आया और वो तेवर दिखाते हुए खड़ा हुआ और कहा, तुम्हारी कोई जबरदस्ती है, नहीं बेच रहा मैं ये पेट। और अब वो गंजा आदमी जैसे ही गुस्से में खड़ा हुआ लेकिन उसने देखा वो डैनियल के सीने तक ही आ रहा था और अब वो अपने सामने इतने लंबे चौड़े बॉडी बिल्डर आदमी को देखकर वो वापस ही अपनी जगह बैठ गया क्योंकि उसको अंदाजा हो गया
अगर इस बॉडी बिल्डर ने उसके एक थप्पड़ भी मार दिया तो उसको कल तक भी होश नहीं आएगा, इसलिए वो दोबारा अपनी इज्जत बचाते हुए वापस अपनी जगह बैठ गया और डैनियल अभी तक सीने पर हाथ बांधकर खड़ा हुआ था और अब उसे दोबारा प्यार से कहा, प्यार से कह रहा हूँ, सौदा कर लो, फायदे में रहोगे, वरना ये पेट तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा, अब चाहे तुम बेचो या मत बेचो। तब उस आदमी ने दिमाग लगाते हुए मन में सोचा, बहुत पैसा लगता है इसके पास, मैं भी देखता हूँ कितना पैसा है, इससे ऐसी कीमत मांगता हूँ जिससे इसकी 7 पुश्ते भी इस पेट को नहीं खरीद पाएंगी और फिर जाएगा यहाँ से अपनी बेइज्जती कराकर। और जो वो सोच रहा था डैनियल अच्छी तरह जानता था। तब उस आदमी ने अपनी सीट से खड़े होते हुए कहा, ठीक है जेंटलमैन, अगर तुम इस पेट को खरीदना चाहते हो तो मेरी मुंह मांगी कीमत चुकानी पड़ेगी। तब डैनियल ने कहा, ओह। तब उस आदमी ने कहा, ये मेरा पेट 3 लाख है। उसने फ्रेंच करेंसी में कीमत बताई, लेकिन अगर तुम इसको खरीदना चाहते हो तो ये 300 करोड़ का है। और अब जो उसके आसपास लोग उनकी बात आराम से सुन रहे थे, उस कुत्ते की कीमत सुनकर उछल पड़े। और अब डैनियल ने पल भर में कहा, डन। और अब उस आदमी के साथ जितने भी वहां बैठे थे सबको जबरदस्त शौक लगा और वो अपनी सीट छोड़कर खड़े हो गए। और अब एक बुजुर्ग ने कहा, यंग मैन, या तो तुम पागल हो या तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा पैसा है। जो कीमत तुम इस मामूली से कुत्ते की चुकाना चाहते हो, इतने में तो तुम पूरे फ्रांस के पेट हाउस खरीद सकते हो। और तब डैनियल ने आराम से कहा, आई नो, लेकिन ये पेट मेरी वाइफ को पसंद है और मुझे यही चाहिए, दैट्स इट। और डैनियल ने अपने फ़ोन के थ्रू उसकी पेमेंट की और उस पप्पी को लेकर आ गया। और अब सब उसको आंखें फाड़े देख रहे थे और जिस आदमी ने पेट बेचा था वो अभी तक खुशी और हैरत में डूबा हुआ था कि वो रातों रात अरबपति हो चुका था। और अब एन उस पप्पी को देखकर बहुत खुश हो गई और एकदम डैनियल से खुश होकर थैंक यू कहा। लेकिन डैनियल ने उसको पप्पी को एन को टच भी नहीं करने दिया और कहा, ये पप्पी मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए ला कर दिया है, तुम मेरे सामने इसको देखोगी भी नहीं क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। एन मेरे सामने किसी और को अटेंशन दे। और अब डैनियल ने वो पप्पी दूसरी चेयर पर रख दिया और एन मुंह बनाकर देखती रह गई। और तभी डैनियल के फ़ोन पर कॉल आया और एन को वहीं बैठे रहने का कहकर बाहर निकल गया। और अब डैनियल पार्किंग एरिया में आया और वो आदमी खुश होकर कहता जा रहा था, क्या बेवकूफ़ बनाया है, उस ब्रिटिश का मजा आ गया। और अब उस आदमी डैनियल को अपने सामने देखा और चौंक गया और कहा, जेंटलमैन अब क्या चाहिए। तब डैनियल ने डेविल आवाज में कहा, कौन कौन है फैमिली में। और उस आदमी बहुत ज्यादा डर गया और अब डरते डरते कहा, एक बेटी और एक बेटा, कितने बड़े हैं। तब उसने अजीब तरह से देखकर कहा, बेटा 18 साल का है और बेटी 15। अब डेविल ने कहा, मतलब बेटा तुम्हारे बाद फैमिली संभाल सकता है। अब वो आदमी खौफ में आ गया और अब डेविल उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फोन मिलाकर उनको बताओ तुम उनको ये अमाउंट भेज रहे हो, लेकिन तुम वापस नहीं आओगे। और वो डेविल की आंखों में देखता हुआ उसने वही किया जो उसने कहा। और डैनियल ने उसके हाथ में अपनी गन दी और उसने खुद को शूट कर लिया। और अब डेविल ने कहा, तुम्हें सजा सौदा करने की नहीं, तो डेविल को आजमाने की, जो तुमने गलती की है उसकी दी है। और डेविल को ये पसंद नहीं कोई डेविल को एग्जामिन करे। और अब एन के पास कुछ आदमी आए और वही ओल्ड मैन भी, और उसने एन से कुछ फ्रेंच में कहा, लेकिन एन ने कहा मुझे समझ नहीं आया। तब उनमें से एक आदमी ने इंग्लिश में कहा, आप बहुत ज़्यादा लकी है, आपके हस्बैंड आपसे इतना प्यार करते हैं। उन लोगों के चेहरों पर अभी तक हवाएं उड़ रही थी और एन ने उनके चेहरे देखकर हैरान होते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन आप सब लोग मुझे ये क्यों बता रहे हैं। तब एक आदमी ने कहा, क्योंकि आपके हस्बैंड ने आपकी एक खुशी की खातिर ये मामूली सा 3 लाख का कुत्ता 300 करोड़ में खरीदा है। और अब एन जो पानी पी रही थी एकदम फंदा लगा और उसके मुंह का पानी सीधा सामने कुर्सी पर गया। और अब एन आंखें फाड़े उस मामूली से कुत्ते को देख रही थी। एन के लिए तो वो 3 लाख में भी महंगा था और डैनियल ने तो उसकी 300 करोड़ की कीमत चुकाई थी। और अब एन चीखते हुए कहने लगी, कहा है वो गंजा, मैं उसका सर तोड़ दूंगी, मेरे हस्बैंड को लूट कर चला गया गंजा मोटा। और डैनियल कुछ देर बाद उसके पास आया तो एन को गुस्से में चीखते हुए कहा, एन क्या हुआ। तब एन ने डैनियल से गुस्से में कहा, आप पागल तो नहीं हो, ये एक मामूली सा कुत्ता आपने 300 करोड़ में खरीदा है। तब डैनियल ने आराम से कहा, तो क्या हो गया, इसमें इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है। तब एन ने आंखें फाड़े डैनियल को देखा और कहा, आप इस कुत्ते को वापस उस गंजे को देकर आओ, मुझे नहीं चाहिए ये इतना महंगा पप्पी। अब डैनियल को गुस्सा आया और उसने कहा, व्हाट नॉनसेंस एन, तुम्हें मैं पागल लगता हूँ, पहले तुम्हारे लिए खरीद कर लाओ और अब मैं उसको वापस देकर आऊं। हैव यू गॉन मैड, अगर नहीं रखना तो उठाकर फेंक दो। और अब एन ने कहा, डैनियल ये इतना महंगा पप्पी है, आप इसको फेंकने को बोल रहे हैं। तब डैनियल ने कहा, व्हाट महंगा। तब एन ने कहा, आई मीन इट्स टू एक्सपेंसिव। और अब डैनियल ने मुस्कुरा कर कहा, इट्स नॉट वर्थ मोर देन योर हैप्पीनेस। ऐसे 1000 पेट में अपनी एन की एक खुशी के लिए खरीद सकता हूँ। और अब वो एन को अपने साथ लेकर बाहर आ गया।
अभी वो दोनों डॉल्फिन फिश के साथ खेल रहे थे और अब डैनियल के फ़ोन पर रोमी का कॉल आया और वो एन से दूर हुआ। इस कैमरे का मैंने पूरा फुटेज खत्म कर दिया। अभी वो पलटा ही था जब दो लड़के एन को देखकर मुस्कुराए, लेकिन एन खामोश थी। जब वो लड़के एन को देखकर आगे बढ़ते हुए कहने लगे, क्या चीज़ बटा लड़की है, मन करता है इसको अभी उठाकर रूम में ले जाओ। और दूसरा हंसता हुआ बोला, मेरा भी करता है। और दोनों हंसने लगे और एन ने तो उनकी बात नहीं समझ सकी, लेकिन डैनियल समझ चुका था और अब उनको बहुत खतरनाक नज़रों से देख रहा था और अब उनका बहुत बुरा हाल किया। अब फिर से रोमी का कॉल आया और कहा, डी आज में ही मैं ये चौथा कैमरा हैक कर रहा हूँ। तुम इनके साथ घूमने गए हो या लोगों की फिनिशअप करने? डेविल को गंदगी पसंद नहीं। अब डैनियल उसको शॉपिंग मॉल लाया और एन पहली बार डैनियल के साथ शॉपिंग पर आई थी और डैनियल ने उसको अपनी पसंद की कितनी सारी ड्रेसेज ट्राई करने को दी। और एन डे से ही ड्रेस पहनकर बाहर आई तो देखा डैनियल मोबाइल में बिजी था और एक लड़की उसको देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन डैनियल उसकी तरफ देख नहीं रहा था। उसके फेस पर मास्क था, लेकिन उसकी नीली आंखें और हुडी कैप से बाहर निकलते उसके गोल्डन बाल वो काफी कूल लग रहा था और अपने मोबाइल में लगा हुआ था। अब वो लड़की डैनियल के पास आकर खड़ी हो गई और उससे कुछ बात करने लगी। तभी एन ने वो सारी ड्रेस वहीं फेंकी और डैनियल को खींचकर बाहर लाते हुए कहा, कभी कभी मेरा मन करता है आपके मुंह पर मैं एसिड फेंक दूं। तब डैनियल ने हंसते हुए कहा, आप ऐसा क्यों चाहती है? तब एन ने कहा, ताकि आपका फेस खराब हो जाए और कोई भी लड़की आपको ना देखे। तब डैनियल ने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा, फिर आप देख लोगी मुझे? तब एन ने कहा, हाँ देख लूंगी, क्योंकि तब सिर्फ मैं ही देखूंगी और कोई नहीं। और फिर एन ने उससे कहा, अपने गॉगल्स लगाओ, ये ब्लू आइज दिखा दिखा कर लड़कियों को अट्रैक्ट करते हो। और डैनियल हल्के से हंस रहा था। फिर उसने सन ग्लासेस पहन लिए और अब एन गुस्से में बोली, एक बार वो गंजा मुझे दिख जाए मैं उसका सर तोड़ दूंगी और उससे सारे पैसे छीन लूंगी। मेरे हस्बैंड को लूट कर चला मोटा टिकलू कहीं का। और अब डैनियल को उसमें अपनी मॉम की झलक लगी और उसकी अपने माँ बाप की लड़ाई याद आई, जब उसके डैड उसकी मॉम के लिए बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस ले आए थे और उसकी मॉम ने उनको बहुत डांटा, जबकि डैड बार बार कह रहे थे उन पर पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो मान कब रही थी और उनको एक्स्ट्रावेगेंस फिजूल खर्ची के ताने मार रही थी। अब डैनियल ने सोचा, बीवियां शायद ऐसी होती है, रेशा आंटी भी इस बात पर लड़ती थी। अब डैनियल एन को रिलैक्स करते हुए समझाया, एन मुझ पर इतने अमाउंट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हर घंटे से इससे डबल अर्न कर लेता हूँ, डोंट वरी। अब उसने एन से कहा, चलो अब शॉपिंग करो। तब एन ने कहा, मुझे नहीं करनी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझ पर सब है और वैसे भी मैं आज 300 करोड़ की शॉपिंग कर चुकी हूँ, बस आप होटल चलो। और अब डैनियल उससे बात करता हुआ आगे ही बढ़ रहा था। अब उसने अपने बराबर में देखा एन वहाँ नहीं थी। अब उसने पलट कर देखा, एन एक शॉप के डिस्प्ले के सामने खड़ी थी जहां बेबी के छोटे छोटे शूज रखे थे और अब एन की आंखों में नमी आ गई। उसने दे से ही आंखें साफ करके पलटी। डैनियल उसके सामने खड़ा था और अब वो उसके सीने से लगकर रोते हुए कहने लगी, डैनियल मुझे अपना बेबी वापस चाहिए। तब डैनियल उसकी कमर को सहलाते हुए उसको हंसाने के लिए मजाक करते हुए कहा, चलो यहाँ ट्राई कर लेते हैं, क्या पता किसी शॉप पर बेबी बिक रहा हो। और अब एन हंसी। अभी वो आगे बढ़ी थी। डैनियल ने एक फ्रिज से बियर ली और पीते हुए एन के साथ चले लगा और तभी एक लड़की ने उसकी जैकेट पकड़ ली और एन को उस लड़की की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। अभी एन उस लड़की को सुनाने ही वाली थी कि वो लड़की एकदम डैनियल से बोली, डैनियल व्हाट अ प्लेजर सरप्राइज। और अब डैनियल ने उसकी तरफ देखकर उसको उंगली दिखाते कर हंसते हुए कहा, लोरा मार्टिन व्हाट अ कोइंसिडेंस। अब उन दोनों ने ब्रिटिश में बातें करनी शुरू की, लोरा तुम यहाँ। और अब लोरा ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा। तब लोरा ने कहा, डैनियल शायद तुम भूल रहे हो, मेरी मॉम फ्रांस थी। और तब डैनियल याद आते हुए हाँ में कहा। अब एन ने उस खूबसूरत पतली दुबली लड़की को देखा जिसकी आंखें ग्रे थी और बाल गोल्डन। और अब डैनियल ने एन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लोरा शी इज माई वाइफ एन। और एन ने देखा उस लड़की का चेहरा कुछ बूझ सा गया और लोरा ने मरे दिल से एन को हेलो कहा और उसी तरह एन ने भी कहा। और अब एन ने डैनियल को चलने के लिए कहा। तभी लोरा ने कहा, डैनियल इतने सालों बाद मिले हैं, एटलीस्ट दोनों एक बार फिर से अपनी फेवरेट ड्रिंक लेते हैं। लोरा उसको फोर्स करने लगी। तब डैनियल ने एन को प्यार से समझाते हुए कहा, एन अभी चलते हैं, क्योंकि डैनियल लोरा को मना नहीं कर सका क्योंकि वो उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी। और अब एन खामोशी से उन दोनों के साथ एक बियर बार में आ गई। अब डैनियल ने एक पर्सनल केबिन में गया क्योंकि भीड़ भाड़ उसको पसंद नहीं थी। अब डैनियल ने अपने और लोरा के लिए फेवरेट ड्रिंक मंगाए और एन के लिए जूस, लेकिन एन ने साफ मना कर दिया। और अब डैनियल ने जानबूझकर लोरा से फ्रेंच में बात की ताकि एन कुछ समझ ना सके, क्योंकि वो जानता था लोरा पुरानी बातें जरूर करेगी और एन को वो सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। अब लोरा कह रही थी, डैनियल मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा,
तुम्हारी फैमिली के बारे में पता चला, मुझे बहुत दुख हुआ। और कुछ साल बाद तुम्हारे बारे में आर्टिकल देखा, तुम एक साइंटिस्ट बन चुके हो, तुमने अपनी मॉम डैड का ड्रीम पूरा कर दिया। लोरा फ्रेंच में बात कर रही थी क्योंकि अपनी माँ की वजह से लोरा को फ्रेंच आती थी, लेकिन इनको नहीं आती थी, और एन बेवकूफ़ों की तरह उन दोनों को बात करते देख रही थी। अब डैनियल ने पूछा, तुमने शादी नहीं की? तब लोरा ने कहा, मैंने बिली से शादी करी थी, लेकिन तुम्हें नहीं भूल पाया, इसलिए बिली ने मुझे डाइवोर्स दे दिया। अब उसने डैनियल के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे आज भी तुम्हारा वेट है डैनियल। और उसका हाथ डैनियल के हाथ पर रखता देख एन का खून खोल रहा था। फिर एन ने अपने पास से फ़ोन निकालकर बेला को मैसेज करते हुए पूछा, बेला, ये लोरा मार्टिन कौन है? तब बेला ने कहा, ये तो डैनियल की फर्स्ट गर्लफ्रेंड है। बहुत सीरियस अफेयर था दोनों का कॉलेज टाइम में। दोनों कॉलेज में लव बर्ड्स के नाम से मशहूर थे। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? अब एन गुस्से में कहा, क्योंकि डैनियल उसके साथ बियर पी रहे हैं और फ्रेंच में बातें कर रहे हैं जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तब बेला ने उसको एक वेबसाइट का लिंक बताते हुए कहा, इस पर जाओ और फ़ोन और ब्लूटूथ से इन दोनों की बातें अपनी लैंग्वेज में सुन लो। और अब एन ने ऐसे ही किया, अपनी पर्स से ईयरबड्स निकाले और अब उसने लोरा की आवाज़ अपनी लैंग्वेज में सुनी। वो कह रही थी, डैनियल, मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं जब हम पागल दीवाने से रहते थे। मुझे आज भी याद है वो हम दोनों की वॉशरूम की पहली किस। तुम्हें मेरी लिपस्टिक का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत पसंद आया था और आज तक मैं तुम्हारी याद में वही लगा कर रखती हूँ। और अब एन के खून में आग लग रही थी। और अब लोरा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें याद है हम दोनों ने पहली बार अपनी आंटी के घर रिलेशन बनाया था और आंटी रूम में आ गई थी और कितना सुनाया था हम दोनों। और अब डैनियल उन बातों को याद करके हंसा और अब एन की तरफ देखा जो खतरनाक तेवरों से डैनियल को देख रही थी। और अब डैनियल समझ चुका था एन सब सुन रही है। और अब डैनियल को एन के तेवरों से डर सा लगने लगा, क्योंकि वो एक हस्बैंड भी था जिसको अपनी बीवी की नाराजगी की बहुत परवाह थी। और अब डैनियल ने लोरा के हाथ पर से अपना हाथ हटाते हुए प्यार से समझाया, लोरा, वो पुरानी बातें थी, मैं उनसे मूव ऑन कर चुका हूँ। अब मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर मेरी वाइफ है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। और अब हमें चलना चाहिए क्योंकि मेरी वाइफ को किसी भी लड़की से मेरा बात करना पसंद नहीं। ऑफ नीड्स टू मीट यू। और अब लोरा ने ऑफ कहकर डैनियल को किस करने के लिए लिप्स आगे किए, लेकिन डैनियल पीछे हो गया और कहा, देखो लोरा, मैंने अभी कहा उसको बात करना भी पसंद नहीं, किस तो बहुत दूर की बात है। और अब ये मेरी वाइफ की किस है, इसको मैं किसी को नहीं दे सकता। अब लोरा ने कहा, डैनियल, क्या हो गया है तुम्हें? ये सब तो हमारे लिए आम सी बात है। तब उसने कहा, मेरे लिए अब नहीं है। और लोरा उसको उदास होकर देखने लगी। और अभी डैनियल बाहर की तरफ कदम बढ़ाए क्योंकि उसने देख लिया था एन गुस्से में बाहर निकल गई है और अब वो उसके पीछे भागा। एन आंसू साफ करती हुई सीधे चली जा रही थी और अब उसको एहसास हुआ वो बहुत आगे निकल चुकी है। अब उसने चारों तरफ देखा, वो एक सुनसान सड़क थी और कौन सा रास्ता था उसको ये भी नहीं पता था। और अब एन को घबराहट होने लगी। अब उसने रोकर कहा, डेनी। और अभी उसने फ़ोन को सोचा तो याद आया, वो तो फ़ोन गुस्से में वहीं पर तोड़कर आ गई थी और अब उसको वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। अब कुछ आगे ही बढ़ी थी कि 3-4 गंदे से हुलिये के लड़के कुछ फ्रेंच में कहकर एन तरफ हंसते हुए बढ़ने लगे। और अब एन उल्टे कदमों भागी, लेकिन उसको ठोकर लगी और वो बुरी तरह गिर पड़ी। उसके हाथ में चोट लग गई जहां से खून निकलने लगा। और अब वो लड़के हंसते हुए एन की तरफ झुकने लगे और एन रो रो कर कह रही थी, हेल्प मी। और एन चीखी, डेनी, सेव मी। और तभी आसमान में एक फायर हुई और वो लड़के एन को छोड़कर भाग गए। और अब एन ने सामने देखा, ब्लू कोट पेंट में एक पतला दुबला लंबा सा हैंडसम सा लड़का उसके सामने खड़ा था जिसकी आंखें और बाल काले थे। और अब एन को वो कोई फरिश्ता सा मालूम हुआ जो उसकी मदद के लिए आया। अब एन जल्दी से घबराते हुए उसको थैंक यू कहा और मुस्क को पहली बार अपनी टोरी के बाद किसी लड़की में उसकी झलक दिखाई दी। वही मासूम सी डरी सहमी सी लड़की। और उस खूबसूरत सी लड़की को देखकर उसको अपनी टोरी की याद आ गई। मुस्क ने देखा, उसके बाल भी टोरी की तरह लंबे थे, लेकिन इस लड़की के बाल टोरी से भी ज्यादा लंबे थे और लंबे बाल मुस्क की कमजोरी थी। और वो लड़की पहली बार में ही सीधी मुस्क के दिल में उतर गई। उसको टोरी के बाद पहली बार किसी लड़की ने अट्रैक्ट किया। अब एन आगे बढ़ने लगी। जब मुस्क ने फ्रेंच में कहा रोको, लेकिन एन ने इंग्लिश में कहा उसको फ्रेंच नहीं आती। और अब मुस्क ने इंग्लिश में बात करते हुए उसको कहा, आप अकेली कहाँ जाएंगी? फिर कोई हुलीगन्स गुंडे आपको मिल जाएंगे, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। और अब एन को और ज्यादा घबराहट हुई। एन ने साफ मना किया, लेकिन उसने कहा, बेफिक्र रहो आप, मैं इस देश का शरीफ नागरिक हूँ। ये बात उसने हंसते हुए यकीन दिलाते हुए कहा। और अब एन ने मौके की नजाकत जानकर वो उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने देखा उसकी भी डैनियल की तरह लग्जरी कार थी और एन ने पीछे बैठना चाहा तो उसने कहा, ये फ्रांस का रूल है, 2 आदमी आगे ही बैठेंगे। और तब एन को मजबूरन आगे ही बैठना पड़ा
और अब घबराकर बार बार बाल कान के पीछे कर रही थी। और उसने एन से पूछा, आप इस देश की तो नहीं लगती। तब एन ने आहिस्ता से कहा, मैं इंडिया से हूँ। और वो मुस्कुराया और कहा, वाओ ग्रेट, मेरी भी एक दोस्त इंडिया की थी। और एन डरी सहमी सी हल्के से मुस्कुराई। तब मुस्क की नज़र उस लड़की के हाथ पर पड़ी जहाँ खून निकल रहा था और वो उसको दबा कर बैठी थी। तब मुस्क ने कहा, आपको तो चोट लगी। तब एन ने कहा, इट्स ओक, मैं घर जाकर बैंडेज कर लूंगी। और मुस्क ने कहा, नहीं, तब तक तो आपका ब्लड बहुत बह जाएगा। और उसने एन के मना करने के बावजूद भी गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ ली। और अब एन का सांस ऊपर नीचे हो रहा था। उसको अब डर लग रहा था, अगर डैनी को पता चल गया मैं किसी अनजान के साथ हॉस्पिटल आई हूँ तो वो बहुत गुस्सा होगा। अब एन ने नर्स से कहा, प्लीज जल्दी करे। और अब डॉक्टर मुस्क से बातें करता हुआ कह रहा था, मुस्टोरी मेम के बाद आज फिर आप किसी लड़की को हॉस्पिटल लेकर आए हैं। कौन है ये लड़की? तब मुस्क ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरी गर्लफ्रेंड। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, वैसे बहुत प्यारी है और ये कुछ स्टोरी मेम पर लग रही है। तब मुस्क ने हंस कर कहा, हाँ मुझे भी। तब डॉक्टर ने कहा, तो मेरी बात मानिए, इससे शादी कर लो। तब मुस्क ने कहा, हाँ मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा हुआ है। इस लड़की को देखकर और अब उसकी पट्टी हो चुकी थी, एन जल्दी से खड़ी हो गई और कहा, चले प्लीज। तब डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, अब हम जल्दी आपसे मिलने आएंगे दावत पर। और एन उस डॉक्टर को अजीब नजरों से देखने लगी और मुस्क अंगूठे से डन कहा। और अब इनको जाना पहचाना सा रास्ता लगा और उसने जल्दी से कहा, प्लीज स्टॉप द कार, नाउ आई कैन गो। और वो जल्दी से गाड़ी से उतरी और मुस्क को थैंक यू कहकर पलटने ही लगी थी जब मुस्क उससे कहा, क्या हम अब दोबारा मिल सकते हैं? और एन को अपने जिस्म से जान खींचती हुई महसूस हुई और उसने जल्दी से कहा, नो, और भाग गई। और मुस्क हंसता हुआ उसको भागता हुआ देखता रहा और कहा, अब मुस्क आपका इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। और अब वो कार घुमाने ही वाला था जब उसकी नज़र सीट पर पड़े ब्रेसलेट पर गई और उसने मुस्कुराकर वो ब्रेसलेट उठा लिया और उसने एन को आवाज़ लगाई, लेकिन वो तब तक गायब हो चुकी थी। और अब मुस्क ने गाड़ी मोड़ ली और एन होटल के अंदर आते ही सबसे पहले उसने पट्टी उतार कर डस्टबिन में फेंक दी और ऊपर चली गई। एपिसोड 48। डैनियल एन को मॉल के कंट्रोल रूम में जाकर हर एक जगह देख चुका था और उसको खुद पर और एन पर भी गुस्सा आ रहा था। वो क्यों लोरा के साथ आया और अब एन पर भी, जो पल भर में ही उसको छोड़कर चली जाती है। अब वो मैनेजर को कॉल करने ही वाला था जब मैनेजर ने कहा, सर चीफ योर हाइनेस आ चुकी है होटल पर। और अब डैनियल ने सुख का सांस लिया और फुल स्पीड में बाइक लेकर वापस आया। और एन ने सबसे पहले आकर अपने कपड़े चेंज किए और अपने ऊपर स्प्रे किया ताकि डैनियल किसी और इंसान की सेमल ना पहचान ना ले। और अब डैनियल रूम में आया और एन खामोशी खड़ी मिली और डैनियल ने आते ही उसको हग करते हुए कहा, एन इतना गुस्सा क्यों दिखाती हो यार? वो बस मेरी एक्स है, मेरा पास्ट है और तुम मेरा परसेंट हो, मेरा फ्यूचर हो और उस पास्ट को मैं कब का भूल चुका हूँ। एन प्लीज, एन मुझे पर ट्रस्ट करना सीखो। अब मैं बस तुम्हारा हूँ, सिर्फ मेरी एन का। और अब एन ने उसकी आंखों में देखते हुए सोचा, क्या मैं डैनियल को सब बता दूँ? पर डैनियल ने एक बुके के लिए इतना ओवर रिएक्ट किया था। अगर उसको पता चलेगा मैंने किसी अजनबी से लिफ्ट ली है तो फिर वो क्या करेंगे? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। और अब वो अजनबी दोबारा क्यों मिलेगा? मुझे इस बात को यही खत्म कर देना चाहिए। और यही इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है, वो एक सच छुपा लेता है और उस एक सच को छुपाने के लिए उसको 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं और एक दिन वही एक सच उस पर पहाड़ पर बनकर गिरता है। और अब डैनियल ने उसको इतनी गहराई से सोचते हुए जांचती नजरों से पूछा, तुम आई कैसे? एन और अब एन बुरी तरह घबरा गई और उसने एकदम कहा, टैक्सी से। और अब डैनियल को गुस्सा आया, व्हाट? तुम टैक्सी से क्यों आई? क्या तुम मुझे कॉल नहीं कर सकती थी? तब एन ने सोचते हुए कहा, डैनी, मैंने गुस्से में अपना फोन तोड़ दिया। और अब डैनियल ने उसको गुस्से से देखते हुए कहा, तुम इतनी सी हो और इतना गुस्सा कहाँ से लाती हो? और अब एन ने आहिस्ता से सॉरी कहा और फिर एन ने उसके ऊपर तेवर दिखाते हुए कहा, गुस्सा भी तो आप दिलाते हैं। आपकी एक्स किस तरह से आपके और उसके बीच की रंगीन यादें शेयर कर रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो क्या करती? और अब डैनियल मुस्कुराया और कहा, ओह फाइन, अब दोबारा मेरी वो एक्स मिलेगी मैं उसको पहचाने से इनकार कर दूंगा, हैप्पी। और अब डैनियल थककर लॉन्चर सोफे पर बैठ गया और एन का हाथ पकड़कर अपनी गोद में बिठाया और एन उसकी गोद में उसकी गले में बाहें डालकर बैठ गई और डैनियल की नज़र अब उसके हाथ पर पड़ी और कहा, तुम्हें ये चोट कैसी लगी? और अब एन ने अपना हाथ देखा तो उसके घबराते हुए कहा, डैनी, मैं गिर गई थी। और अब डैनियल उसको सोफे पर बैठाते हुए कहा, तुम भी ना अभी तक बच्ची ही हो, बोलती हो मैं तुम्हें बच्ची ना कहूँ लेकिन हरकतें बच्चों वाली करती हो। अब वो फर्स्ट एड बॉक्स लाया और उसकी ड्रेसिंग करने लगा और जैसे ही उसका कॉटन से हाथ साफ कर रहा था उसकी नज़र उसके ब्रेसलेट पर गई और उसने पूछा, तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ है? अब एन सहम गई और फिर डैनियल ने खुद ही कहा,
लगता है चोट लगने से तुम्हारा ब्रेसलेट भी कहीं खो गया होगा। और एन खामोश रही। और तब डैनियल ने कहा, वैसे वो खुद मेरे पास आ जाएगा जैसे आपकी रिंग आ गई थी। और अब एन ने डैनियल के फेस को देखते हुए कहा, आपको कैसे पता मैंने वो रिंग दे दी थी? तब डैनियल ने कहा, वो रिंग मेरे पास ही है, मैंने उसको रिस्टोर करने के लिए दी हुई है। और अब एन ने कहा, क्या आपने उन लोगों से ये रिंग ले ली थी? उन लोगों को हेल्प की बहुत ज़रूरत थी। तब डैनियल ने मुस्कुरा कर कहा, एन वो लोग अपने देश में है, उस लड़के का खुद का बिजनेस है और वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। डोंट वरी, मैंने आपके गोल को पूरा कर दिया है। रिंग को वो सेल नहीं कर सकते थे, ये बात वो लड़का जानता था, क्योंकि उस पर मेरा ब्रांड बना हुआ था और मेरे ब्रांड की कुछ चीज़ ऐसी है जिनकी कीमत कोई नहीं दे सकता, इसलिए उस लड़के ने वो रिंग मुझ तक पहुंचा दी थी। और आपका ब्रेसलेट भी ऐसा ही है, वो खुद मुझ तक आ जाएगा। और एन ये बात आप अच्छी तरह समझ लो, आप अपनी कोई भी चीज़ किसी को नहीं देंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ की जिस्म की कोई भी चीज़ किसी और तक पहुंचे। अगर आपको किसी की हेल्प करनी होती है तो आप मुझसे कह सकती है। और आपके पास में कई गोल्ड एंड डायमंड कार्ड है, जिसकी की एक कार्ड कीमत 1 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग है। फिर क्यों अपनी ज्वेलरी देकर आप लोगों की मदद करती है? और अब एन ने डैनियल को देखते हुए फिर से सॉरी कहा, लेकिन अब एन को टेंशन हो रही थी कहीं वो ब्रेसलेट उस अजनबी की कार में तो नहीं गिर गया। और रात को डैनियल सो चुका था, लेकिन एन की नींद उड़ी हुई थी। उसने आहिस्ता से डैनियल का हाथ अपने ऊपर से हटाकर एक तरफ किया और बाहर स्विमिंग पूल के पास आ गई। अब उसको एहसास हुआ, सच बोलने से ज़्यादा सच छुपाना बड़ी मुश्किल होता है। अब वो बार बार सोते हुए डैनियल को देख रही थी। आज वो तो आराम से सोया था, लेकिन एन बेचैन थी। लेकिन डैनियल उसको दूर से देख रहा था, वो समझ चुका था एन उससे जरूर कुछ छुपा रही है। और अब अगली सुबह एन डैनियल के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी और डैनियल मैगजीन पढ़ रहा था। वो शॉर्ट और टी शर्ट में बैठा था और जूस पी रहा था। और एन ने खामोशी से नाश्ता करती हुई टीवी देख रही थी जब टीवी पर एक न्यूज़ चली। और एन ने देखा, उसमें एक दिन में 3 आदमियों की भयानक मौत की खबर हाईलाइट हो रही थी। और एन ने देखा, उन लड़कों को आंखें और उनकी जीभ बाहर निकलकर बुरी तरह से फड़ा गया था, बॉडी के कई ऑर्गन गायब है। और अब एन ने देखा, ये वही लड़के थे जो कल एन को देखकर हंसते हुए कुछ कहकर जा रहे थे, और वही गंजा आदमी जिसने पप्पी बेचा था। और एन जो जग गिलास में जूस कर रही थी, उसको पता भी नहीं चला कब जूस गिलास से बाहर निकलकर नीचे बह रहा है, और उसकी नज़र अभी तक टीवी पर थी। और डैनियल ने आहिस्ता से एन के हाथ पर हाथ रखा और एन ने चीख मारकर जग छोड़ दिया और वो फर्श पर गिर के टूट गया। अब डैनियल ने आहिस्ता से एन को रिलैक्स किया। क्या हो गया है एन? तब एन ने डैनियल को देखकर खौफ से कहा, इन तीनों को आपने मारा है ना? तब डैनियल आराम से कहा, हाँ। और वो इतने आराम से जूस पीता हुआ मैगजीन पढ़ रहा था जैसे कोई बात ही नहीं हुई। और अब एन ने डरते डरते पूछा, क्यों? तब डैनियल जूस का गिलास रख उसका हाथ पकड़कर उसको गोद में बैठने के लिए अपने पास बुलाया, लेकिन एन इतना डर गई थी, वो अपनी जगह से नहीं हिली। तब डैनियल ने गुस्से कहा, एन यहाँ आकर बैठो। उसने अपनी गोद की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से कहा, और एन को अब उसके तेवर देखकर डर लगने लगा और वो खामोशी उठकर उसकी गोद में बैठ गई। अब डैनियल ने उसको गोद में बैठाते हुए समझाया, एन क्यों, कब, क्या, किसे कहा, और नहीं, ये वर्ड्स आप मेरे सामने नहीं बोलोगी, क्योंकि ये वर्ड्स डैनियल की वाइफ के लिए नहीं बने हैं। जब डैनियल को उसको समझना होता था तो वो उसको बहुत प्यार से और आप कहकर ही समझाता था। आपको सिर्फ इतना ही बोलना है, डेनी, मुझे ये चाहिए, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये लेना है, मेरी ये विश है, एंड मुझे आपसे प्यार है। बस आप इतना ही बोलोगी, इसके आगे आपको कुछ नहीं बोलना है और नहीं सुनना है। और मैं कब, कहाँ, क्या करता हूँ, इस बारे में आप बिल्कुल मत सोचो, ये सब आपके सोचने के लिए नहीं है। और तब एन ने डरते डरते कहा, आपने उन लड़कों को इसलिए मारा क्योंकि वो मुझे देखकर हंस रहे थे। क्या आप इतनी छोटी बात पर भी किसी को भी मार दोगे? तब डैनियल आहिस्ता से लेकिन सख्त लहजे में कहा, मैं आपके ऊपर किसी गैर मर्द का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको गलत नज़र से देखना तो बहुत दूर की बात है। तब एन आहिस्ता से कहा, आप एक ब्रिटिश होकर इतना क्यों सोचते हैं? तब डैनियल चेहरे एक्सप्रेशन खतरनाक करते हुए कहा, मैं ऐसा ही हूँ इन बचपन से, जो चीज़ मेरी है वो सिर्फ मेरी, उस पर मैं किसी की नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस तरह से तुम्हें मेरा किसी से बात करना भी पसंद नहीं, ठीक वैसे ही मुझे भी मेरी एन का किसी से बात करना या किसी नॉन मेल का एन के आसपास होना बिल्कुल पसंद नहीं। तब डैनियल कुछ सोचते हुए कहा, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप मुझे बता सकती है, मैं आपको माफ़ कर दूंगा एन, क्योंकि मैं गलती माफ़ कर सकता हूँ, धोखा नहीं। और अब एन उसकी आंखों में देख रही थी। अब एन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, डेनी, वो मैं। अब डैनियल ने आहिस्ता से कहा, बोलो एन। अभी वो कुछ बोलती फौरन डैनियल का फ़ोन आ गया। अब सोफे से उठकर बाहर निकल गया और अब एन को आवाज़ आई, डैनियल किसी से कह रहा था,
किल हिम। डैनियल किसी की गलती माफ नहीं करता, और अब एन ने सोचा, अगर मैंने सब बता दिया शायद डैनियल मुझे छोड़ दे, लेकिन उसको तो मार देंगे और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी की जान जाए। उसने मेरी हेल्प ही की थी। नहीं, मैं डैनियल को नहीं बताऊंगी, और वो अजनबी था, दोबारा क्यों मिलेगा मुझसे। अब एन ने बताने का इरादा छोड़ दिया और डैनियल बात करके अंदर आया और एन के पास बैठते हुए कहा, एन कुछ कहना चाहती थी। अब एन ने बात बदली, मुझे ये कहना था डेनी, वो शूज कितने प्यारे थे ना बेबी के। तब डैनियल ने कहा, डोंट वरी, जब एन बेबी आ जाएगा आप वो पूरी शॉप खरीद लेना। और अब ने कहा, कब आएगा बेबी। डैनियल ने मुस्कुराते हुए अपना सर गोद में रखते हुए कहा, आपका बेबी तो आपके पास है। और एन ने हंसते हुए कहा, इतना बड़ा बेबी। अब डैनियल ने हंसते हुए कहा, छोटे बेबी का आपको करना क्या है। अब एन ने कहा, मुझे उसको बहुत सारा प्यार करना है। उसको किस करना है, अपने सीने पर लेटा कर सुलाना है, उसको अपने सीने से लगा कर फीड कराना है, उसको अपने साथ बाथटब में नहलाना है। और अब एन इससे आगे बोलती डैनियल एकदम उसके फेस के पास आया और अब उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर एन को डर लगा। और अब डैनियल ने कहा, ये सब तुम उसके लिए नहीं करोगी, क्योंकि ये सब करने का हक सिर्फ मेरा है और मैं अपना ये हक किसी को भी नहीं दूंगा, चाहे वो मेरा बच्चा ही क्यों ना हो। मैं अपनी जगह किसी दूसरे को नहीं दे सकता। तुम बस उसको देख सकती हो, उसको छू सकती हो, उसके लिए शॉपिंग कर सकते हो, और बाकी सब उसकी मेड करेगी। आप नहीं, वरना मैं उसे दुनिया में ही नहीं आने दूंगा। गॉट इट। और वो उठकर चला गया और अब एन को वो पूरी तरह से एक साइको इंसान लगा। अगली सुबह डैनियल रेडी होकर उसके पास आया और हमेशा की तरह फुल ब्लैक में था। और अब उसने एन के पास आकर कहा, ओके आज मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, आप मेरा वेट मत करना। कोई प्रॉब्लम हो, मेरे गार्ड सब आपके लिए बाहर खड़े हैं। अब डैनियल उसको किस करने के लिए उसके लिप्स पर झुका और कुछ देर बाद उससे अलग हुआ और हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि एन ने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिप बाम लगाया हुआ था जो उसने लोरा से सुना था। डैनियल को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिपस्टिक पसंद है। अब डैनियल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपके लिप्स का नेचुरल कलर और नेचुरल टेस्ट ही पसंद है, इन पर किसी तरह का कोई फ्लेवर लगाने की जरूरत नहीं। वाइफ और गर्लफ्रेंड में फर्क होता है। आपको मुझे अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं। बी सीज आई एम योर मैन एंड विल ऑलवेज बी योर्स। और अब एन हल्के से मुस्कुराकर थैंक यू कहा और डैनियल अपने अंगूठे से उसका लिप बाम साफ करता हुआ आगे बढ़ गया। फिर एन एकदम भागकर उसके पास आते हुए कहा, डेनी, यहाँ पास ही बहुत खूबसूरत गार्डन है, वहाँ बहुत सारे बच्चे और लेडीज आती है, क्या मैं वहाँ पर बिंगू को वॉक के लिए ले जा सकती हूँ। तब डैनियल ने चौंकते हुए कहा, वूज बिंगू। तब एन ने एकदम कहा, वो मेरा पप्पी, मैंने उसका नाम बिंगू रखा है। और अब डैनियल ने हंसते हुए कहा, एन आप ये नाम कहाँ से लाती है, ऐसा ही कुछ आपके टैडी का नाम था, क्या था। डैनियल ने सोचते हुए कहा, पप्पू। और अब बिंगू। तब डैनियल ने हंसते हुए कहा, एन प्लीज मेरे बच्चों के नाम ऐसे मत रखना। तब एन ने कहा, तो फिर आप अभी बता दे अपने बेबी का क्या नाम रखोगे ताकि मुझे याद रहे। तब डैनियल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसको अपने पास खींचते हुए कहा, एन का ए और डिनायल का डी, इट्स मीन ए डी। ओके। तब एन ने कहा, ये क्या नाम है। तब डैनियल ने हंसते हुए कहा, बेबी हम दोनों का होगा तो नाम भी हम दोनों का ही होना चाहिए। और अब एन ने आहिस्ता से हाँ में गर्दन हिलाए और फिर एन ने एकदम कहा, तो आप बताओ क्या मैं वॉक पर ले जा सकती हूँ, क्योंकि वो जब से यहाँ आया आपने उसको दूसरी वेटर्स को ही दिया हुआ, वो ही उसका ध्यान रखती है। प्लीज आज तो मैं उसको वॉक पर ले जा सकती हूँ, प्लीज डेनी प्लीज। अब डैनियल प्यार से पूछ, वाई। अब एन ने कहा, क्योंकि मैं यहाँ सारा दिन बोर हो जाती हूँ और फिर आपने पूरे होटल को खाली कराया हुआ है, हमारे सिवा कोई इस होटल में नहीं रहता। फिर डैनियल कहा, कुछ दिन की और बात है, फिर हम वापस चले गए। और फिर एन ने लाचार सा मुंह बनाकर कहा, प्लीज आज तो जाने दो। अब डैनियल हार मानते हुए कहा, ओके यू कैन गो, बट आपको गार्ड के साथ जाना होगा। तब एन ने कहा, नहीं गार्ड नहीं डेनी, वहाँ बच्चे होते हैं और गार्ड को लेकर जाऊंगी तो सब अजीब तरह सा देखेंगे, और वो गार्डन दूर नहीं है, यहाँ विंडो से भी दिखता है। अब डैनियल ऑक कहा और उसके सर को थपथपाया कर प्यार से, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और वो फिर आगे बढ़ा और एन फिर से भागकर उसके सामने आए। अब डैनियल ने पॉकेट में हाथ डालकर खड़े होते हुए कहा, एन आप मुझे जाने दोगी या नहीं। और एन ने हंसते हुए उसको हक करके थैंक यू कहा और कितनी देर तक खड़ी रही। और अब डैनियल ने उसके कान में आहिस्ता से कहा, अगर आपने मुझे आज रोक लिया तो फिर मैं रुकने वाला नहीं, और आपको पता है जब मैं स्टार्ट हो जाता हूँ तो फिर आपके रुकने पर भी नहीं रुकता, और जब से मैं यहाँ आया हूँ आप मुझे से दूर भाग रही हो, लेकिन आज मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। इसलिए अब अगर आप नहीं चाहती है मैं आपके प्लान पर पानी फेर दूं तो जाने दो। और अब एन एकदम उससे दूर हो गई और कहा, ओ बाय। और डैनियल हंसता हुआ बाहर निकल गया। और अब जेना और मुश्क एक होटल में बैठे थे। जब मुश्क ने जेना से कहा,
प्रिंसेस, क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ? अब जेना ने सिगरेट पीते हुए कहा। आपको मैसेज तो मिला होगा। तब मुश्क ने कहा, हाँ मिला था। तब जेना ने कहा, तो क्या सोचा आपने इस बारे में? अभी डेविल से वही सौदा रखोगे? तब मुश्क ने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे डेविल से अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेना है। मैं उसकी वाइफ के साथ भी वही सब करूंगा जो उसने मेरी जीएफ के साथ किया। जिस तरह से मैं तड़पा हूँ टोरी के लिए, ऐसे ही वो भी तड़पेगा। तब जेना ने धुआं उड़ाते हुए कहा, तो फिर किया क्यों नहीं? उसकी वाइफ तो तुम्हारे साथ गाड़ी में थी। अब मुश्क चौंका, क्या मतलब? उसकी वाइफ कब मेरे साथ गाड़ी में गई? तब जेना ने मुस्कुराकर एक सिप वाइन का लेते हुए कहा, कल जिसकी तुम मरहम पट्टी कराकर उसको ड्रॉप करके आए हो, वो लड़की डेविल की वाइफ है। और अब मुश्क के अंदर कुछ क्षण से टूटा और उसने हैरान होते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? ये तुम कैसे कह सकती हो? और तुम्हें ये सब कैसे पता? मुश्क की दिल की दुनिया उलट पलट हो चुकी थी। तब जेना ने कहा, ये सब छोड़ो, मुझे ये सब कैसे पता, लेकिन जो पता है वो सब सच है। वो लड़की ही डेविल की वाइफ, क्योंकि मैं उससे मिल चुकी हूँ। और अब जेना ने अपने मोबाइल में उसकी और डेविल की पार्टी में ली हुई फोटो दिखाए और अब मुस्क सर पकड़कर बैठ गया और कहा, पहली बार टोरी के बाद कोई लड़की पसंद आए, वो भी मिलने से पहले ही दूर हो गई, और अब भी वजह एक ही है, रास्कल डेविल। तब जेना ने कहा, लेकिन तुम इस लड़की को पा सकते हो? और मुस्क ने एकदम चौंकते हुए पूछा, कैसे? नाइट्रो के जरिए। तब मुस्क ने कहा, मेरा इरादा डेविल की वाइफ के साथ वही सब करने का था, लेकिन वो लड़की इतनी मासूम लगी, अब मेरा मन नहीं करता उसके साथ कुछ गलत करने का, और अपनी मर्जी से वो लड़की आएगी नहीं। तब जेना ने अपनी तरफ से एक झूठ बोला, वो आ सकती है, क्योंकि वो लड़की डेविल के साथ खुश नहीं है। डेविल ने उसको जबरदस्ती रखा हुआ है। तुम उसके डर से हमें पन से नहीं समझ पाए। और अब मुश्क को याद आया और उसने कहा, तुम ठीक कह रही हो, वो लड़की मुझसे बात करती हुई भी घबरा रही थी। तब जीना तीर निशाने पर लगता देखकर कहा, तो फिर उस लड़की को तुम अपने भरोसे में लो, उसको यकीन दिलाओ, तुम उसको डेविल की कैद से बचा लोगे, तो वो डेविल को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएगी। और इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। और जेना ने सारा प्लान बता दिया। और अब उसका प्लान जानकर मुश्क ने कहा, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? तब जेना ने कहा, जिस तरह तुम्हारा दिल डेविल की बीवी पर आया है, उसी तरह मेरा दिल भी डेविल पर आ गया है। मैं तुम्हें अन दिलाती हूँ, तुम मुझे डेविल दिला दो। और दोनों ने डील डन कर ली। अब जेना दिल में हंसती हुई ये सोच रही थी, ये डेविल को नहीं जानता, अगर इसने ये साबित कर दिया इसका अफेयर उसकी बीवी से है, तो डेविल अपनी बीवी को मार देगा, लेकिन मुश्क को कभी अपनी बीवी नहीं देगा। और दोनों तरीकों से जीत मुझे ही मिले, क्योंकि इन दोनों तरीकों से मेरे रास्ते हटेगी, तभी तो मेरा रास्ता डेविल तक जाने के लिए साफ होगा। अब एन गार्डन में अपनी पप्पी के साथ बैठी थी, जब 10 साल की लड़की एन के पास आकर खड़ी हो गई और पप्पी से खेलते हुए कहने लगी, आपका पेट बहुत प्यारा है। और एन हल्के से मुस्कुराई और एन ने कहा, आप फ्रेंच नहीं बोलती? तब उस लड़की ने कहा, मैं अमेरिका से हूँ और अभी अपने डैड के पास रहने आई हूँ। और अब एन ने उस लड़की से उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम रेबेका बताया और एन उस लड़की से बातें करने लगी। अब उस लड़की ने कहा, मेरी माँ बाप का तलाक हो चुका है, मेरी मॉम अमेरिका में है, मेरी बड़ी बहन यहाँ है फ्रांस में, उनसे ही यहाँ मिलने आती हूँ, और अभी मेरे डैड ऑफिस में और एल्डर सिस्टर कॉलेज में, इसलिए मैं यहाँ आ जाती हूँ। और अब रेबेका ने कहा, मेरी बहन आपके जैसी है, और आप कहाँ से हो? तब एन ने कहा, मैं ब्रिटेन में रहती हूँ, यहाँ अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, वो सामने जो होटल है मैं वहाँ रुकी हूँ। और अब उस लड़की ने एन से कहा, क्या आप भी मेरी मॉम की तरह अपने हस्बैंड को तलाक दे देंगी? तब एन ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने हब्बी से बहुत प्यार करती हूँ, डैनियल नाम है उनका, और मेरे हब्बी वर्ल्ड के बेस्ट हब्बी है, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और अब रेबेका उसके पास से उठकर कुछ दूर गई और उसके लिए एक फूल लेकर आए और कहा, ये फ्रांस का सबसे प्यार फूल है, इसको लव फ्लावर भी कहते हैं, ये कपल एक दूसरे को देते हैं, अगर आप अपने हब्बी को इस फ्लावर को देंगी तो वो बहुत खुश होंगे। और एन हंसते हुए वो फ्लावर ले लिया और रेबेका को थैंक यू कहा। और अब रेबेका उसको बाय कहकर आगे बढ़ी गई और कहा, हम फिर मिलेंगे। और एन उसको जाता देखकर मुस्कुराने लगी। अभी एन फूल लेकर पलटी ही थी जब उसकी किसी से टक्कर हुई, उसके हाथ से छूटकर फूल नीचे गिर गया। और एन अभी गिरने ही वाली थी जब किसी ने कमर में हाथ डालकर उसको गिरने से बचाया। और एन ने से ही देखा उसके सामने वाली कल वाला इंसान खड़ा है जिसने उसको लिफ्ट दी थी। तो एन करंट सा खाकर पीछे हो गई और मुश्क ने मुस्कुराकर उसको नीचे से फूल उठा कर दिया, जिसको एन ने लेकर अपने पस में रख लिया। और मुश्क ने हंसते हुए कहा, आप मुझे देखकर इतना क्यों डर जाती हो? देसी कोई भूत देख लिया हो? और अब एन ने गुस्से में कहा, क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? तब मुश्क ने कहा, नहीं तो, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, आप पर नजर पड़ी तो आ गया, सोचा आपसे कुछ बात कर लूँ। तब एन ने झल्ला कर कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाओ यहाँ से। तब मुश्क ने कहा, मैं तो आपकी एक कीमती चीज लौटाने आया हूँ,
आपका ब्रेसलेट मेरी कार में गिर गया था। और अब एन बहुत ज्यादा घबरा गई और कहा प्लीज मेरा ब्रेसलेट दे दो। तब मुश्क ने कहा एक कंडीशन पर, अगर आप मेरे साथ कॉफी पिएगी। तब एन ने एकदम कहा नेवर, आप मेरा ब्रेसलेट वापस करो। अभी वो कुछ और कहती एकदम से किसी के चीखने की आवाज आए। एन और मुश्क दोनों भागकर बाहर आए तो देखा रेबेका के सर पर जबरदस्त चोट लगी थी और वो बुरी तरह रो रही थी। उसको किसी बच्चे ने धक्का दे दिया था और उसके सर में नुकीली चीज लगी और सर बुरी तरह फट गया। और अब एन भागकर उसके पास आए और उसके माथे पर हाथ रखा और इधर उधर देखते हुए कहा समबडी हेल्प। तब मुश्क ने कहा मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, आप इसको मेरे साथ हॉस्पिटल लेकर चले। लेकिन एन एकदम घबरा गई और उसने जाने से साफ मना किया, नहीं मैं आपके साथ नहीं जा सकती, प्लीज कॉल द एम्बुलेंस। तब मुश्क ने कहा अगर आप एम्बुलेंस का वेट करेगी इसका खून बहुत बढ़ जाएगा और अगर इसको कुछ भी हुआ पुलिस हमें पकड़ लेगी। इसकी मदद न करने पर मुश्क ने एन को अच्छी तरह से डरा दिया और अब एन को मजबूरन उसके साथ जाना पड़ा। और अब एन दोबारा उसी हॉस्पिटल में खड़ी थी और फिर एन रेबेका को अंदर भेजकर बाहर आई और मुश्क से कहा प्लीज अब मुझे उसी गार्डन में ड्रॉप कर दे। तब वही डॉक्टर मुश्क के पास खड़ा बातें कर रहा था। उसने कहा मैम आपको और सर मुश्क को ये पेपर साइन करने होंगे, उसके बाद ही आप यहाँ से जा सकते हो। और अब एन को पता चला उसका नाम मुश्क ओजकीवी है। तब एन घबराते हुए पूछा कैसे पेपर है ये। तब डॉक्टर ने कहा आपको इस लड़की के साथ रिलेशन बताना होगा वरना पुलिस आपसे जांच कर सकती है। और अब एन को अपने ऊपर अच्छी भली मुसीबत आती हुई दिखाई दी और एन ने कहा मेरा इस लड़की से कोई रिलेशन नहीं है, मैंने इसकी बस हेल्प की है। तब डॉक्टर ने कहा ये हमें पता है, लेकिन अगर आप चाहती है इसके बाद पुलिस आपके घर ना जाए तो आप इस किस्से को यही खत्म कर दे, इस लड़की से अपना रिलेशन बता दे, फिर पुलिस कोई इंक्वायरी नहीं करेगी क्योंकि लड़की की कंडीशन सीरियस लग रही है, उसको कुछ भी हो सकता है। तब एन ने कहा बताओ कहाँ साइन करने हैं। अब उस डॉक्टर ने जगह दिखाए और उस पर रेबेका को बेटी लिखा गया था, मुश्क और एन को उसके माँ बाप, इसलिए वाइफ की जगह एन को साइन करना था और हस्बैंड की जगह मुश्क को। और अब एन उन पेपर को देखकर बुरी तरह डर गई और उसने एकदम कहा नो नो ही इज नॉट माई हस्बैंड। उसने मुश्क की तरफ इशारा करते हुए कहा। तब डॉक्टर ने हंसते हुए कहा हम जानते हैं ये बस एक फॉर्मेलिटी है। और अब एन ने कहा देखिए मैं मैरिड हूँ और अगर साइन हस्बैंड वाइफ के ही जरूरी है तो मैं अपने हस्बैंड को कल ले आऊंगी और कल ही मैं और मेरे हस्बैंड साइन करके चले जाएंगे, लेकिन मैं इनके साथ साइन नहीं करूंगी। और वो दोनों खामोश थी क्योंकि मुश्क सब डॉक्टर को समझा चुका था। और अब एन की घबराहट को देखकर मुश्क सोच रहा था उस कमीने डेविल ने कितना डर बैठाया हुआ है तुम्हारे अंदर, बस बेबी कुछ दिन की बात और है फिर मैं तुम्हें उस डेविल से बहुत दूर ले जाऊंगा। और अब मुश्क ने एन को समझाते हुए कहा देखो मिस एन, अभी ये सब का टाइम नहीं है, हम दोनों को यहाँ से जल्द बाहर निकलना है और जब तक तुम साइन नहीं करोगी ये लोग हमें जाने नहीं देंगे। और बेचारी एन ने अपने दिमाग पर जरा भी ये जोर नहीं डाला कि वो जिसकी की वाइफ है वो उस तक पुलिस तो क्या पुलिस का साया भी नहीं पहुंचने देगा। लेकिन एन ने ये सब नहीं सोचा और मासूम एन उनके जाल में फंसती चली गई और एन ने मजबूरी में साइन कर दिए, ये सोचे बगैर कि उसका कितना भयानक अंजाम निकलने वाला है। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।